नमस्कार बच्चों। आशा आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज 20 मई है और सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती है। सुमित्रा नंदन पंत जी की कोई कविता शायद आपने पहले पढ़ी होगी, नहीं तो अभी 10वीं कक्षा में आप उनकी बहुत ही सुंदर कविता पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवियों में उनका विशेष स्थान था। छायावाद के 4 स्तंभों में उनका रचना का सर्वाधिक विस्तृत था। अपनी लंबी रचना यात्रा में उन्होंने छायावाद से लेकर मार्क्सवाद से लेकर अरविंद दर्शन तक के अनेक पड़ावों को पार किया। छायावादी कवियों में पंत की अपनी खास विशेषता उनका समर्पित कवि होना भी है। जबकि छायावाद के उनके सहयोगी कवि प्रसाद, निराला और महादेवी ने काफी मात्रा में गद्य का भी लेखन किया है, लेकिन पंत का मन मुख्यतः कविता में ही रमा रहा। वे स्वभाव से ही कवि थे। सुमित्रा नंदन पंत जी के काव्य पर बहुत प्रसिद्ध उनकी पंक्तियां हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कहते हैं कि सुमित्रा नंदन जो थे मूल रूप से कवि थे। उन्होंने गद्य विधा पर नहीं लिखा, जबकि छायावाद के अन्य स्तंभ महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, इन्होंने पद्य एवं गद्य दोनों पर लिखा। प्रसाद के नाटकों, उपन्यास और कहानियों का सृजन किया प्रसाद जी ने। निराला ने भी उपन्यासों का सृजन किया, लेकिन पंत ने कविता को ही अपनी कर्मभूमि माना। दरअसल कविता और पंत एक दूसरे से एकाकार हो गए थे, ऐसा माना जाता है। पंत को प्रकृति का कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कुमाऊं के कोसानी गांव में हुआ, जो आज भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात है। पश्चिम में रोमांटिज्म के प्रवर्तक रूसो ने प्रकृति की ओर लौटने का नारा दिया था, लेकिन हिंदी के स्वतंत्रतावादी काव्यधारा छायावाद की शुरुआत करने वाले पंत के लिए प्रकृति लौटने की जगह नहीं थी। यह उनकी मानसिक बुनावट थी, उनके अवलोकन में शामिल थी। कोसानी में पंत ने प्रकृति को अपने इतने समीप पाया कि वह उनके अवचेतन में प्रवेश कर गई। पंत के काव्य में प्रकृति के आरंभ में प्रमुख भूमिका निभाई। दरअसल प्रकृति चित्रण उनकी कविता का सबसे सशक्त पक्ष है। यही कारण है कि कई बार उनकी तुलना वर्ड्सवर्थ से की जाती है। उनकी प्रकृति संबंधी कविता का आधार हिमालय का अनुपम सौंदर्य है। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि जब उनकी चुनी हुई प्रकृति कविताओं का अनुवाद गिम्लाइस्किया त्रेनात्र ने किया, मास्को में प्रकाशित किया, तब उनके हर पृष्ठ को हिमालय के चित्रों से सजाया गया था। पंत की प्रकृति संबंधी कविताओं पर संभवतः कहीं न कहीं अमेरिका चित्रकार बूस्टर के प्राकृतिक चित्रों का भी प्रभाव पड़ा। बूस्टर अल्मोड़ा में बस गए थे और उन्होंने वहां रहते हुए हिमालय की सुंदरता को अपने चित्रों में उकेरा था। ये चित्र पंत जी को काफी प्रिय थे। वास्तव में अगर प्रकृति चित्रण को अगर छायावादी कविता का मुख्य लक्षण माना जाता है, तो इसका आधार पंत की प्रकृति पर कविताएं ही हैं। लेकिन वे सिर्फ प्रकृति के कवि ही नहीं थे, विद्रोही कवि भी थे। पल्लव की कविताएं और उनकी ऐतिहासिक भूमिका पंत के विद्रोही चेतना की गवाही देती है। यह कारण नहीं है कि पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। अब जानते हैं पंत जी के पारिवारिक जीवन के बारे में। पंत जी के कवि व्यक्तित्व के निर्माण में उनके पारिवारिक जीवन का भी काफी योगदान रहा। पंत ने अपने जन्म के 6-7 घंटे के भीतर ही अपनी मां को खो दिया था। इनके स्त्री के प्रति उनकी दृष्टि को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने जहां उन्हें अंतर्मुखी बनाया, वहीं नारी के प्रति एक पूजा भाव भी पैदा किया। पंत पर परिवार के धार्मिक संस्कारों का भी प्रभाव पड़ा। उनके पिता के पास साधु संत जुटा करते थे। पंत के घर में गीता, रामायण, भागवत आदि के पाठ की चर्चा होती रहती थी। कहा जाता है कि पंत के पिता ने उनकी मां की मृत्यु के बाद उन्हें एक गोस्वामी जी को सौंप दिया था, जिसके कारण लोग उन्हें गोसाई या गुसाई भी कहा करते थे।
कुसानी की पाठशाला में उनका नाम गुसाई दत्त था, जिसे उन्होंने खुद बदलकर सुमित्रा नंदन पंत कर लिया था। पंत के आरंभिक धार्मिक संस्कार ही शायद आगे चलकर उन्हें अरविंद दर्शन की ओर लेकर गए। पंत के ऊपर संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य का प्रभाव भी पड़ा। पंत के साहित्यिक संस्कारों के बनने में आरंभिक स्कूल शिक्षा का भी योगदान रहा। 1919 में पंत इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में दाखिला लिया उन्होंने। यहाँ के साहित्यिक वातावरण ने उनकी रचना को नई प्रेरणा दी। प्रयाग में रहते हुए पंत अंग्रेजी कविता, खासकर रोमांटिज्म से प्रभावित हुए। उन्होंने खुद स्वीकारा है 19वीं सदी के कवियों में कीट्स, शेली, वर्ड्सवर्थ तथा टेनिसन ने मुझे गंभीर रूप से आकृष्ट किया। इन कवियों की विशेषताओं को हिंदी में उतारने के लिए मेरा कलाकार भीतर ही भीतर प्रयत्न करता रहा। यह प्रभाव इतना व्यापक था कि पंत ने कॉलरिज और शैली की तरह लंबे बाल भी रखे थे, जो उन्हें रोमांटिक कवि की छवि देता था। पंत पर टैगोर का भी प्रभाव था। यह प्रभाव इतना गहरा था कि निराला ने पल्लव की कविताओं को टैगोर की नकल कहा था। सुमित्रा नंदन पंत जी, गांधीवाद, मार्क्सवाद और अरविंद दर्शन तक। वर्ष 1934 में पंत ने गांधी जी से भेंट की और वे गांधीवाद से प्रभावित हुए। इसी समय वे मार्क्सवाद के संपर्क में भी आए। इस सिलसिले में वे कामरेड पीसी जोशी का भी नाम लेते हैं। युगवाणी में मार्क्स के प्रति कविता से पता चलता है कि वे मार्क्सवाद के मसीहा का व्यक्तित्व सराहते हैं। उन्होंने यह तक कहा है कि वे त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्रलंकर हैं। हालांकि आगे पंत ने रक्त क्रांति और वर्ग युद्ध को मार्क्सवाद की सीमा बताया था। पंत ने अपने चिंतन में गांधीवाद को मार्क्सवाद के साथ मिलाने की कोशिश की, जिसका प्रमाण उनकी बाद की कविताएं हैं। अपनी काव्य यात्रा के अंतिम सोपान पर वे अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। उत्तरा की प्रस्तावना में उन्होंने अरविंद दर्शन की खूब प्रशंसा की है। श्री अरविंद को वे इस युग की अत्यंत महान तथा अतुलनीय विभूति मानते थे। विश्व कल्याण के लिए मैं श्री अरविंद की देन को इतिहास की सबसे बड़ी देन मानता हूँ, ऐसा उन्होंने सन 1944 में अपनी लंबी बीमारी के बाद पंत अरविंद दर्शन की ओर अधिक से अधिक जुड़ते चले गए। खुद को संशोधित करने का साहस था पंत में। पंत ने अपनी लकीर बड़ी करते हुए खुद को संशोधित करने का साहस जताया। उन्होंने अपनी कविता को किसी एक वाद में बांधे नहीं रखा। उन्होंने सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों के साथ कदम ताल मिलाने की कोशिश लगातार की। यही कारण है कि छायावाद का घोषणा पत्र लिखने वाले कवि ने ही छायावाद के युगांत की घोषणा की। ग्राम्य की कविताएं पंत की सजग दृष्टि का प्रमाण है। अक्सर पंत की तुलना निराला और प्रसाद से की जाती है, लेकिन वास्तव में यह तुलना बेमानी है। पंत हिंदी के अनूठे और विलक्षण कवि हैं और अपनी जमीन पर अकेले हैं। बच्चों, यह तो था सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय और उनके काव्य की कुछ विशेषताएं और उन पर किन किन का प्रभाव पड़ा उसका भी हमने जिक्र किया। एक दो उनकी कविताओं की कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगी आपको। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से, मानव जग में बंट जाए सुख दुख से और दुख सुख से। एक जगह उन्होंने एक कविता में लिखा, उन्होंने, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फूल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। इस तरह के भाव भी उन्होंने व्यक्त किए हैं। देशभक्ति से ओतप्रोत कविता भी उन्होंने लिखी है। ग्राम्य जीवन के ऊपर भी उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। भारत निज अंतर प्रकाश का पुनः पिला दो नव संजीवन। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती है, इसलिए मैंने आपको पंत जी के बारे में यह सब बताया। अभी आप जब इनकी पर्वत प्रदेश में पावस कविता पढ़ेंगे तो आप सच में जानेंगे कि प्रकृति का उन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति को कितने करीब से उन्होंने महसूस किया है, कितने करीब से उसको देखा है, उसको वर्णन किया। और जब उस वर्णन को पढ़ते हैं तो एक एक चित्र हमारी आंखों के सामने आता जाता है। तो अभी हम एक आध दिन में पर्वत प्रदेश में पावस कविता पर भी चर्चा करेंगे, तो आपको सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में मेरी कही गई ये बातें याद आएंगी।
धन्यवाद बच्चों। नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।